where are we at today? What is the actual landscape of India? सर्जरी का बताता हूँ तो वो एक सेटबैक सा लगता है उसको भी पेशेंट की साइड से नहीं सोचा है। कल ही करा दो ऑपरेशन, अब मेरे अंदर ये चीज है, इसको बाहर निकाल दो। पहले तो असेस करते हो कि पेशेंट की नीड क्या है। माइंड इज बिगर देन बॉडी। हम वेस्ट से कंपेयर करते हैं अपने आप को। बेस्ट हमारी उसको रिसर्च को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा। एडवांसमेंट से हमेशा ह्यूमन रेस आगे ही बढ़ी। अब गॉड हैज गिवन अस दिस बॉडी ओनली। हम अभी तक ऐसी चीजें नहीं बना पाए कि हम बाहर से आपकी बॉडी में फिट कर पाए। वेलकम फ्रेंड्स टू अनदर एपिसोड ऑफ मेडिसिन अनमास्क्ड। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने कैंसर के डायग्नोसिस के बारे में, कैंसर की प्रेवलेंस के बारे में किया। आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कैंसर के ऑपरेशन संबंधित जानकारी के बारे में। अनफॉर्चुनेटली, एज आई से, you cannot always cure, but you can care, and in cancer care, surgery forms a very big part. मेरे साथ में डॉक्टर राहुल यादव हैं। He is a senior oncosurgeon. He brings today with a wealth of experience about oncosurgery. Welcome, Dr. Rahul. थैंक यू। So, आई थिंक हम अगर सर्जरी के बारे में बात करें तो कैंसर का डायग्नोसिस सुनते ही पहली बात तो ये है कि आई थिंक आदमी काफ़ी परेशान होता है, एंड देन उसके बाद में अगर ऑपरेशन का एक स्ट्रेस हो तो इफ़ लेट्स से अ पेशेंट कम्स टू आपके ओपीडी में आता है विद अ डायग्नोसिस, हाउ डू यू डिसाइड दैट दे नीड सर्जरी? हाउ डू यू काउंसिल देम? हाउ डू यू मोटिवेट देम? एक्चुअली मैंने जब सर्जरी चूज़ किया एज ए फील्ड तो इट वाज ऑल अबाउट ह्यूमन बॉडी, डूइंग अ प्रैक्टिस ऑफ सर्जरी एंड क्योरिंग पेशेंट्स, बट इट वाज नेवर अबाउट द इमोशंस ऑफ द पेशेंट। वी नेवर केयर्ड कि व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट इमोशनल टैक्सेशन इट कम्स विद। तो हमने कभी भी पेशेंट की साइड से नहीं सोचा कि हम उसको जब ऑपरेशन का बताते हैं तो उसके ऊपर बीतती क्या है। आफ्टर 8 years ऑफ डूइंग सर्जरी मेरे को ये रियलाइज़ हुआ धीरे धीरे कि जब भी मैं पेशेंट से बात करता हूँ और मैं उसको सर्जरी का बताता हूँ तो वो एक सेटबैक सा लगता है उसको। बिकॉज सर्जरी को जो इमेजिन किया जाता है पुराने टाइम से ही, वो ऐसे इमेजिन किया जाता है कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ कर दी जाएगी, फाड़ दिया जाएगा या कुछ ऐसा होगा जो हील नहीं होगा। और वो उनकी गलती से नहीं है। वो एक्चुअली जो पुरानी हिस्ट्री है, जिस तरह से इवॉल्व हुई है सर्जरी, उसने ऐसे स्कार मार्क छोड़ दिए हैं लोगों के ऊपर, दिमाग के ऊपर, कि वो उससे धीरे धीरे निकल पा रहे हैं बट पूरी तरीके से निकल नहीं पाए। तो हम जब भी पेशेंट को डिसाइड करते हैं कि सर्जरी ही करना है, हमें इसमें कैंसर को रिमूव करना है और हम सेफली रिमूव कर सकते हैं इस टाइम पे, तो हम सबसे पहले उसको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि दैट यू विल गो टू सर्जरी एंड यू विल कम बैक इन द सेम फॉर्म, सेम शेप एंड सेम हेल्थ। आपको 2 या 3 दिन लगेंगे शायद इसको रिकवर करने में, बट आफ्टर दैट आप वैसे ही होंगे जैसे आप अभी बैठे। तो वो समझने के बाद बहुत सारे लोग एग्री कर जाते हैं सर्जरी कराने के लिए। और आज सर्जरी इस फॉर्म में इवॉल्व कर गई है कि आज बहुत सारी सर्जरीज में तो शाम में घर भेज देते हैं पेशेंट्स को। दिन में सर्जरी होती है, शाम में वो अपने घर में होते हैं बेड में। तो बहुत चेंज हो गया है, बट इमोशनली उनको काउंसिल करना अभी भी कुछ पेशेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। So thank you for bringing this emotional aspect. मुझे अच्छी तरह याद है, I think my mother got diagnosed in, I remember the date also. So मैं एक lay person के point of view से I just want to ask you few questions. तो उनका डायग्नोसिस हुआ 3 नवंबर को, और जैसे 3 नवंबर को ऐसा था कि बस जल्दी से ऑपरेशन करा लो, बस आप कल ही करा दो ऑपरेशन, अब मेरे अंदर ये चीज़ है, इसको बाहर निकाल दो। तो पहला तो क्वेश्चन आता है अबाउट बायोप्सी, देन अबाउट सर्जरी, एंड देन देयर ऑब्वियसली हम इंटरनेट पे जाते हैं, मेरे को थोड़ी बहुत मेडिकल नॉलेज थी, कुछ रिलेटिव्स फ़ोन करते हैं। तो व्हेन पेशेंट कम्स टू यू, आपको एक फैमिली को भी मैनेज करना है, उस पेशेंट को इमोशन को भी करना है, और उसमें साइंस को भी मिक्स करना है। हाउ डू यू सेग्रीगेट एवरीथिंग
keep science at the forefront of everything, and then decide the best course of action for that patient. एक्चुअली इट्स वेरी पर्सनल, एवरीबडी डज इट डिफरेंटली। तो उसमें क्या होता है कि आप पहले तो असेस करते हो कि पेशेंट की नीड क्या है और फैमिली की नीड्स क्या है। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पहले से डायग्नोसिस के साथ आते हैं, पहले से डिसीजन के साथ भी आते हैं कि हमें सर्जरी करवानी है और सर्जरी हो जानी चाहिए। ऐसे पेशेंट्स में हम कोशिश करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी जितना प्री ऑप इवैल्यूएशंस हैं, सारे टेस्ट हैं, उसके थ्रू चले जाएं। बट एक पार्ट होता है जो हमें उनको समझाना पड़ता है कि कैंसर जो है ना तो वो अभी एक दिन में आपकी बॉडी में बना है, ना वो अगले 2 दिन में 3 दिन में आपकी बॉडी में इतना ग्रो कर जाएगा कि वो उसकी स्टेज चेंज हो जाएगी या वो डेट्रीमेंटल हो जाएगा आपके लिए, या फिर हमारा ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। तो हमारी ज़्यादातर सर्जरीज इलेक्टिव होती हैं। हम लोग उनको ऐसे नहीं करते कि हम आज हमने डिसाइड किया और शाम में उनको सर्जरी कर दिया या नेक्स्ट डे उनकी सर्जरीज कर दी। तो हम कोशिश करते हैं उनको अंडरस्टैंड करा पाएँ ये चीज़ कि इसका एक कर्व है, वेयर इट स्टार्टेड और ये कहाँ पे अभी है, किस पोजीशन पे है और ये कब तक रहेगा। जैसे बायोप्सी किसी पेशेंट की होती है तो उसको 2 दिन लगते हैं रिपोर्ट आने में, उसके बाद उसकी सर्जरी प्लान होने में 1 हफ्ता निकल जाता है। कुछ कुछ जगह तो ये नंबर ऑफ़ डेज़ बहुत ज़्यादा है। वेस्ट में आप देखें या फिर इंडिया में भी कुछ बिजी हॉस्पिटल्स में 1 1 महीना निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो उस कर्व में अगर वो ऐसे फेज़ में है जहाँ पे कि वो ग्रो इतना तेज़ी से नहीं कर रहा है, तो अगर हम उसको 1 वीक में सर्जरी के लिए प्लान कर पा रहे हैं तो वो यूजुअली इनफ होता है पेशेंट के लिए, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। बट हम अगर उसको महीनों तक नहीं वो कर पाएँ तो मुझे लगता है कहीं किसी और बेटर सेंटर पे या कहीं और मतलब नॉन बिजी सेंटर पे हमें उसको भेज देना चाहिए, जिससे कि वो जल्दी वो हो जाए। और पेशेंट्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को कि आपको कितना टाइम हो गया है, कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चंस पूछते हैं बहुत सारे लोग। और अब जितने अवेयरनेस हो रही है मुझे लगता है धीरे धीरे और लोग अवेयर होते जा रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि बिजी सेंटर से आते हैं, जहाँ पे उनको 1 महीने का टाइम दिया जाता है, 2 महीने का टाइम दिया जाता है, और वो आते हैं, हम उनका टाइम ड्यूरेशन कम करके 2 दिन में 3 दिन में सर्जरीज करते हैं। तो इतना इट्स जस्ट अबाउट टॉकिंग टू योर पेशेंट्स। आप उनको उनकी नीड्स समझ के और अपना सिचुएशन समझाएंगे तो मुझे लगता है कि सब सॉर्ट आउट हो जाता है फिर। So again, one more thing I'll ask you from my personal experience. बड़ा dilemma रहता है. People have a lot of knowledge now, which is good. But जैसे हमारे साथ में था, so my mother needed an operation of the uterus, कि भाई laparoscopic करना है कि open करना है, और robotic surgery was also an option that time. So मेरे क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं. पहली बात तो ये कि ओपन वर्सेस लैप्रोस्कोपिक, दूरबीन द्वारा या रोबोटिक. नाउ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ ऑल 3. सेकेंडली, जो सर्जरी का आउटकम है ओवर द 8-10 ईयर्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, हाउ हैज दैट चेंज्ड? मतलब कि लोग हम वेस्ट से कंपेयर करते हैं अपने आप को, विच आई थिंक यू शुड ऑल्सो टेल आवर व्यूअर्स हाउ एडवांस्ड आर वी एंड मगर हमारे सक्सेस रेट्स कितने इम्प्रूव हुए हैं. सो एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा। एक एक इंसिडेंट है कि मैं जब एमबीबीएस में था आज से 10-12 साल पहले, तो मतलब तब हमारे एक माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर थे। तो हमारा एक डिबेट चल रहा था, उसमें डिबेट में टॉपिक ये था कि टेक्नोलॉजी ने, सोशल मीडिया ने कितना एडवांसमेंट लाया है हमारे ऊपर। कॉलेज में ये एडवांसमेंट का हम डिबेट कर रहे थे इसके ऊपर। And after all the debate, he made only one remark that I have seen the period when there was no radio, then television, then now mobiles and everything. And every advancement had pro and cons. But जो हुआ है एडवांसमेंट से हमेशा ह्यूमन रेस आगे ही बढ़ी है। तो लैप्रोस्कोपी एंड रोबोटिक्स आर द सेम. It's now the advanced version of every surgery. So whatever the advanced option you get, you should always choose that. It's not like कि हो सकता है there will be financial aspect of everything कि expensive होगा, कुछ वो होगा, तो but whatever suits you, advance अगर option आपके पास available है,
हमारे पास अब जैसे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी लेप्रोस्कोपी आ गया है, नॉर्मल छोटे छोटे सेंटर्स में लेप्रोस्कोपी। तो जो चीज़ हम पहले इमेजिन भी नहीं करते थे लेप्रोस्कोपी से हो पाएगी, वो आज नॉर्मली हर बंदा कर रहा है। और ऐसे ही रोबोटिक्स के साथ होगा, जो आज हम इमेजिन नहीं कर पा रहे, कल लोग उसको एक स्टेप आगे ले जाएंगे, नॉर्मल चीज़ें भी रोबोटिक्स से करने लगेंगे। तो जब भी ऑप्शन मिले आपको एडवांस, हमेशा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए एट ए सेंटर जो कि रेगुलरली उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑब्वियसली। और अगर वो, क्योंकि वो आपको बेटर रिजल्ट्स ही देगा। आज रोबोटिक्स से हम पेशेंट्स को 1 दिन 2 दिन में डिस्चार्ज कर पाते हैं, शाम में पेशेंट्स को रिकवरी बहुत फास्ट होती है इन सब चीज़ों से। और ये एडवांसमेंट आए हैं तो आए भी बहुत रिगरस रिसर्च के बाद है। जब जब हमने इतना रिसर्च किया उनके ऊपर, हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इनके बेनिफिट्स हैं, वरना nobody will invest in such a huge R&D of these medical devices. So I think advancement is inevitable and you should always choose a better option. वेस्टर्न कंपैरिजन में, बिकॉज अभी भी एक लगता है कि वी आर वेयर वी आर। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट वेयर वी आर, बट आई एम श्योर यू आर a surgeon who's seen this evolution of surgery, now practicing robotic surgery, and also must be seeing the Western data. So where are we at today? What is the actual landscape of India? I have been to various centers in Singapore, England, European centers also. We are, by technology, it is available at every center now. Like our center, we have robotics. Delhi centers, many centers, you will get even a better technology that what you will get in the European center. So हमारे पास सारी टेक्नोलॉजीज आज के टाइम पे अवेलेबल है। हम एटलीस्ट ऑन्कोलॉजी में बात करें तो हम एट पार है हर एक वर्ल्ड के सेंटर के। जहाँ हम अभी भी लैक कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि रिसर्च है। हम एटलीस्ट ड्यू टू हमारा बर्डन इतना ज़्यादा है पेशेंट्स का, हम ओवरवर्कड हैं और थोड़ा सा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना उस लेवल पे नहीं हो पाया अभी तक कि हम रिसर्च ओरिएंटेड हो जाए। उन्हीं चीज़ों को हम नॉर्मल वर्क को अपने को रिसर्च में प्रेजेंट कर पाएँ, और वेस्ट हमारी उसको रिसर्च को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा है। जो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग कि हाँ हम लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं। तो वो अगर चेंज हुआ तो मुझे लगता है कि वी विल इवन लीव देम बिहाइंड, बिकॉज वी हैव सच ए ह्यूज पॉपुलेशन। उसके बाद हमारे पास वर्किंग हैंड्स इतने ज़्यादा हैं, तो इट्स इनएविटेबल कि हम वेस्ट से आगे निकलेंगे एक टाइम पे। और एट पार तो मुझे लगता है अभी ऑन्कोलॉजी में तो है। And what about success rates after surgery? I think, let's say, suppose unfortunately somebody gets diagnosed, is diagnosed early enough, and you operate on him. What is the current evidence या research क्या दिखाती है, let's say for breast cancer? So surgery has evolved from very past and very morbid procedures. अब जो सर्जरी होती है, जब अगर हम डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट सर्जरी के लिए जाएगा, तो वन थिंग इज़ मॉर्बिडिटी एंड वन थिंग इज़ मोर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी इज़ इफ़ यू हैव आफ्टर सर्जरी यू आर बेड रिडन, और आपको एक ऐसी डिसेबिलिटी या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर जिसकी वजह से आप नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे अपनी बॉडी। और एक मोर्टेलिटी है कि आपकी किसी तरीके से डेथ ही जाती है सर्जरी। तो नाउ इन मोस्ट ऑफ द सर्जरीज, इवन कैंसर सर्जरीज, मोर्टेलिटी इज नियर जीरो। मोर्टेलिटी इज, इफ इट इज हैपनिंग, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय फार। इवन इफ वी ऑपरेट 100 patients, we find that even single, not even a single patient is not like that who doesn't go home after surgery. So everybody goes home. Morbidity is still there, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ऐसी स्टेजेस में आते हैं जो कि एडवांस हैं, बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में रहते हैं जिनको प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं मिल पाता, जो लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ सर्जरी करवानी है। वो लोग जब आते हैं तो हमारे पास ऐसी स्टेजेस में आते हैं जिनको हम सर्जरी करते हैं तो वो बाउंड हैं कि उन लोगों में मॉर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हमें इतना बड़ा एरिया उनका निकालना पड़ता है। अब गॉड हैज़ गिवन अस दिस बॉडी ओनली। हम अभी तक ऐसी चीज़ें नहीं बना पाए कि हम बाहर से आपकी बॉडी में फिट कर पाए उनको, तो हमें बॉडी से ही चीज़ें लेके उन्हीं को रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो ऐसे सिनेरियोज़ में मॉर्बिडिटी ज़रूर प्रोड्यूस होती है, बट उसका नंबर भी 5 to 10% ही है। सो
जो है रिजल्ट्स जो हैं बहुत बेटर हो गए सर्जरी के बाद। नाउ मुझे याद नहीं आता लास्ट टाइम सर्जरी के बाद कि मैंने किस पेशेंट के अटेंडेंट को ये बात की हो, जैसे हिंदी फिल्मों में होता था कि हम उनको बचा नहीं पाए। तो वो अब मुझे नहीं लगता होता है लोगों के साथ। एवरीबडी गोज इन सर्जरी, कम बैक वेल, इवन दे आर हैप्पी बिकॉज दे आर गेटिंग मच बेटर पेन किलर्स नाउ, और कोई इश्यूज नहीं होते। फैमिली भी सेटिस्फाइड होती है कि एक प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। So, मेरा last question, Dr. Rahul. You must see patients after surgery once they get better. What, from a lens of a patient and from a lens of a doctor, how normal is a life after a patient gets a cancer surgery? He's well, he's operated, he's received treatment. तो उनके सामान्य मरीज के लिए आफ्टर कैंसर ही, जैसे हमने बात करते हैं कि कैंसर सर्वाइवर, सो सर्वाइवर, यस यू आर सेइंग कि सर्वाइव तो आफ्टर सर्जरी करते ही हैं, बट व्हाट इज द रूटीन लाइफ, हाउ डज इट इम्पैक्टेड, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, चेंज तो आता है। आई विल बी वेरी रॉन्ग और हार्श इन सेइंग कि कोई चेंज नहीं आता किसी की लाइफ में। Even if you get a single niggle in your body, if a knife touches you somewhere, it takes 4 or 5 days to recover from that. So अगर आपकी सर्जरी हुई है तो आपको प्रॉब्लम इश्यूज आएंगे कुछ। आपको वॉक करने में थोड़ा इशू आएगा, आपको थोड़ा सा रूटीन वर्क में वापस जाने में इशू आएगा। बट मेरे को, आई एम माई सेल्फ वेरी एस्टॉनिश, क्योंकि मैं कई पेशेंट्स अपने देखता हूँ जो 2 साल बाद 3 साल बाद आते हैं, बट बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज करा के, कि जिनको हमने किसी की किडनी रिमूव की कैंसर के लिए, किसी का यूरिनरी ब्लैडर रिमूव किया कैंसर के लिए, बहुत सारे लोगों के मुंह के कैंसर्स होते हैं जिनकी सर्जरी होती है। बॉडी इतनी अच्छे से एडजस्ट करती है अपने आप को, इफ़ दे आर विलिंग, इफ़ ओनली दे हैव दैट पैशन टू लिव एंड दे want to get back to their routine life. So body adjusts so well. इवन आप किसी का वाइटल बोन भी निकाल देते हैं ना बॉडी में से, बिकॉज मुझे याद आता है अभी रिसेंटली हमने एक बच्चे का 20 साल के लड़के का हिप बोन की सर्जरी की और उसका हिप बोन रिमूव किया कैंसर के लिए, और वो 2 हफ्ते बाद वो थोड़ा सा क्रचेस से चल रहा है, बट वो चल रहा है, वो ट्राई कर रहा है, और उसमें विल पावर है कि मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं चलना चाहता हूँ। तो वो जो विल पावर है ना, वो बॉडी में अगर ट्रांसलेट होगी, like we say, mind is bigger than body. The same applies with surgery results also. If your mind wants to win over your body has to compensate for any disability which has been produced. Mind recover करेगा उससे, आपको better ये देगा, at least आप अपनी routine life में वापस जा पाएंगे। So wonderful speaking to you, Dr. Rahul. Thank you. You're providing hope, Asha ki Kiran, to a lot of people. And I think, from everybody, I want to really thank you. I've gone through this journey with my mother on a personal level. So we are lucky to have people like you who are giving, caring, hoping, treating patients at a very personal level. So all the best for your future. And thank you very much. Thank you.